आज हम कनाडा का स्टूडेंट वीजा चेकलिस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि कनाडा में किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर वन, क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कनाडा में जो है वो पूरी फाइल स्कैन करके रखी जाती है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन होने चाहिए। घर से मोबाइल से खींची हुई फोटो या मोबाइल की कोई एप्लीकेशन से खींची हुई फोटो, कैम स्कैनर की फोटो, ऐसी सब नहीं चलेगी। प्रॉपर या तो ईसी की ऑफिस में आके स्कैन करवाइए या किसी स्टेशनरी शॉप के स्कैनर में, या घर पे जो अच्छे क्वालिटी का स्कैनर है वहां से स्कैन करिए। नंबर टू, फाइल को हमेशा रीनेम करना है डॉक्यूमेंट्स को। जैसे कि अगर स्टूडेंट के नाम से और डॉक्यूमेंट के नाम से, सपोज पासपोर्ट है तो राहुल पासपोर्ट, राहुल फोटो, इस तरीके से। इसमें अननेम्ड डॉक्यूमेंट्स, आई लव पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स या फिर सिर्फ पासपोर्ट लिखा हो, ऐसा मत करिए। तो आपको क्या करना है, गूगल ड्राइव पे अपने नाम का एक फोल्डर बनाना है, स्टूडेंट के नाम का एक फोल्डर बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखा हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टूडेंट के नाम से सेव करने। जैसे लियोना है तो उसका कोऑप लेटर लियोना, एलओए लियोना, पासपोर्ट लियोना, फोटो लियोना, पाल लेटर, इस तरीके से। तो जिसे जो है वो स्टूडेंट और उसका डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से आपको ये रीनेम करना है। अब फाइल साइज की बात करते हैं। तो हमें टोटल 11 फाइल्स रेडी करनी है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। उस फाइलों की जो साइज है वो 4 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसको कंप्रेस करके 4 MB के अंदर लाया जाता है। तो कोशिश करें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ना हो, क्योंकि बहुत कंप्रेस करने से फिर क्वालिटी ब्लर हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी एकेडमिक या आईएलटीएस आप रख रहे हो, वो आपको एम्बेसी वेरीफाई करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लगा रहे हो वो वेरीफाइबल हो, वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक हो। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही होने चाहिए। अदर कोई भी लैंग्वेज में है, जैसे गुजराती में, हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। ये कॉमन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कॉमन इंस्ट्रक्शंस है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और उसमें क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पासपोर्ट को स्कैन करना है। क्या स्कैन करना है, पासपोर्ट का फ्रंट पेज, लास्ट पेज, और जो भी पेजेस के ऊपर स्टैंप की है। जैसे आपने कहीं विजिटर वीजा पे गए हो, अराइवल डिपार्चर का स्टैंप है, कोई और कंट्री का पासपोर्ट है, तो वो सारे पेजेस हम स्टैंप कर स्कैन करके रखेंगे। ये आपको चेक कर लेना है कि आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, ये जरूरी है। ओके, वीजा कितना आएगा, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी जिस डेट तक की होगी उस दिन तक का वीजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 1 साल तक वैलिड है और आपको 3 साल का वीजा चाहिए, तो आपको वीजा सिर्फ 1 साल का मिलेगा। और अगर आपका पासपोर्ट जो है वो 10 साल तक वैलिड है और आपको 3 साल का वीजा चाहिए, तो आपको पूरा 3 साल का वीजा मिलेगा। तो आपको ये वैलिडिटी वगैरह का ध्यान रखना है। इस फाइल में हम सैंपल फाइल में देखते हैं, स्टूडेंट है, उसका प्रॉपर नाम है, यहाँ पे उसकी पासपोर्ट दी गई है, और ये उसका फ्रंट और बैक का पेज है। ये हमें चेक कर लेना है। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफ पे। तो डिजिटल फोटो लेनी है फोटोग्राफर से, जिसकी फाइल साइज 35x45, व्हाइट बैकग्राउंड, 80% फेस होना चाहिए, जेपीईजी फाइल होनी चाहिए। आप हो सके तो फोटोग्राफर से डायरेक्टली डिजिटल फोटो ले लें। ऐसा मत करिए कि उससे फोटो निकलवाई फिर वो छोटी फोटो स्कैन करवाई, ऐसा मत करिए। ठीक है, डिजिटल फोटो डायरेक्ट ले ले। यहाँ पे ये स्टूडेंट की हम फोटो देखेंगे, इसकी परफेक्ट व्हाइट बैकग्राउंड है, 80% फेस है, 35x45 की फोटोग्राफ्स है। ओके, अब हम मेडिकल की बात करेंगे। तो कनाडा जाने के लिए आपने मेडिकल करवाया होगा अपोलो या केडी हॉस्पिटल से, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ध्यान रखना है अपनी फाइल में। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल तक वैलिड होता है। तो आपने बहुत पहले मेडिकल करवाया है, तो आप ये डेट ध्यान में रखना कि आपका लास्ट मेडिकल कब हुआ है। इसमें हम लियोना का मेडिकल देखेंगे। तो ये इसका मेडिकल सर्टिफिकेट है, और मेडिकल इन्होंने जिस तारीख को करवाया है वो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई होती है, विजिट डेट 28 मार्च है। तो ये आपको देख लेना है कि इससे 1 साल तक ही मेडिकल जो है वो वैलिड रहता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज के ऑफर लेटर की। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो ऑफर लेटर है उस पे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी कंडीशन है तो वो कंडीशन हम कैसे फुलफिल करेंगे वो एसओपी में मेंशन करना बहुत जरूरी है। ऑफर लेटर पर अगर आपका नाम एज पर पासपोर्ट है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट आईडी, कोर्स का नाम, ड्यूरेशन, सब कुछ आप एक बार चेक कर ले कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। इसमें हम कॉलेज का अगर ऑफर लेटर देखेंगे,
तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा कि स्टूडेंट का एज पर पासपोर्ट नाम है कि नहीं, स्टूडेंट आईडी है, फिर बाकी की जो भी सारी चीजें होती है जैसे डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसमें प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का ड्यूरेशन, वो सब सही लिखा है कि नहीं, ये आपको स्टूडेंट को और काउंसलर को एक बार चेक कर लेना है। ओके, उसके बाद जो है हम पाल लेटर लगाएंगे। अब पाल लेटर किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए? तो अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर या पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसको पाल चाहिए। पाल कौन देता है? आपकी इंस्टीट्यूट ही पाल देती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे हो तो पाल चाहिए, पर अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी से मास्टर या पीएचडी कर रहे हो तो पाल नहीं चाहिए, उसकी जगह पे पैल एग्जम्पशन लेटर लगता है। तो यहाँ पे हम फाइल में, सैंपल फाइल में हम देखेंगे, यहाँ पे पैल लेटर है जो कॉनेस्टो का इस तरह का पाल आता है, जो ओंटारियो प्रोविंस का कॉलेज ही हमें प्रोवाइड करती है, ये हमें फाइल में लगाना होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। पाल के बाद एसओपी। तो एसओपी जो है वो आपका ईईसी से बनेगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड, क्यों ये कोर्स करना है, क्यों ये कॉलेज में जाना है, क्यों कनाडा जाना है, क्यों इंडिया में नहीं पढ़ना, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, होम कंट्री में वापस आने के रीजंस क्या है, लॉजिकल प्रोग्रेशंस क्या है, अगर कोर्स चेंज हो, प्रीवियस रिफ्यूजल हो, तो वो सारी चीजें एसओपी में मेंशन होती हैं। आप एक बार ये पूरी फाइल बना के, फोल्डर्स बना के देंगे, उसके बाद हम एसओपी पे काम करेंगे। एसओपी आप 3-4 बार पढ़ लीजिए। अगर इसमें आपको कोई भी चेंजेस कराने हो तो पहले सबमिशन से पहले बता दीजिए, तो वो चेंजेस करके हम लगा सकते हैं। फिर हम सीवी लगा सकते हैं। तो आप अपना अपडेटेड सीवी रखें, जिसमें आपने जो कोई प्रोजेक्ट्स करे हैं, इंटर्नशिप करी है, वर्क एक्सपीरियंस है, एक्चुअल जो काम किया है वही चीजें इसमें मेंशन करें, जो काम ना किया है वो चीजें इसमें मेंशन ना करें। वो नॉर्मल सा एक सीवी होता है, वो आप लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, आपने अगर प्रीवियसली कोई वीजा फाइल लगाई है तो आपने पहले बायोमेट्रिक दिया होगा। अगर आपने पिछले 10 साल में कनाडा में ही विजिटर या स्टूडेंट की फाइल लगाई है तो आपके पास बायोमेट्रिक की डिटेल होगी, तो आपको अपना पहला जो बायोमेट्रिक करवाया है वो 10 साल तक वैलिड होता है। तो जीसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने पहले बायोमेट्रिक कराया है, तो उसमें हमें यस करना होता है। और मेन फॉर्म में और टीआरबी फॉर्म में इसका यूसीआई नंबर लिखना पड़ता है। तो आपको अपना जो पिछला बायोमेट्रिक करवाया है उसका यूसीआई नंबर आपको पता होना चाहिए, वो हमें फाइल में लगाना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं वीजा फॉर्म्स की। तो 3 तरीके के वीजा फॉर्म्स होते हैं जो वीजा में लगते हैं। एक तो मेन फॉर्म होता है, एक फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है और एक टीआरवी फॉर्म होता है। तो जो फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है उसमें आपको पेरेंट, सिबलिंग, स्पाउस, चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और वो कौन सी कंपनी में काम कर रही है या वो क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है। टीआरवी फॉर्म के अंदर आपने 5 या 10 साल में कोई भी जगह पे ट्रैवल किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है। वो फॉर्म्स हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, पर ये 3 फॉर्म है। ये 3 फॉर्म आपको ईईसी से दिए जाएंगे, आप उसको हैंड रिटन टाइप करके, जैसे भी आपको जो समझ में है उतना आप एटलीस्ट लिख करके रखें। ओके, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम देख लेना है, पेरेंट्स का और स्टूडेंट का। कहीं पे भी कोई नाम में मिसमैच है, जैसे कि स्पेलिंग गलत है, जैसे कि कहीं पे ये लिखा है भूपेंद्र कुमार, भूपेंद्र भाई, कहीं पे चंद्रकांत, चंद्रलाल, ऐसे कोई डिफरेंस हो नाम में, तो फिर उसके लिए हमें ड्यूअल नेम एफिडेविट बनाना पड़ता है कि ये 2 नाम वाली व्यक्ति एक ही है। तो ये पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स में चेक करके करवाना है और इसका एक अपने को एफिडेविट बनाना है, अगर मिसमैच है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सब कुछ एज पर पासपोर्ट होना चाहिए, ये जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडिंग के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो कनाडा के अंदर फंडिंग कैसे दिखाई जाती है, इस पे हम बात करते हैं। ओके, कनाडा में जितने साल का कोर्स है उतने साल का फंडिंग दिखाना पड़ता है। तो आपका 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, या फिर आपका 3 साल का कोर्स है, या मैक्सिमम किसी का होगा तो वो 4 साल का बैचलर होगा। ठीक है, इसमें 2 चीजें होती हैं, ट्यूशन फी दिखानी है और लिविंग कॉस्ट दिखाना है। अब लिविंग कॉस्ट फिक्स है कनाडा में, लिविंग कॉस्ट 2 to
895 जो जीआईसी का हम पैसा भरते हैं वो यहाँ पे फिक्स है, सभी का वही होता है। ठीक है, तो आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक दिखाने हैं, 3 साल का कोर्स है तो 3 साल तक, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल तक। ट्यूशन फीस कितनी दिखानी है, तो फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फीस आपको अपने ऑफर लेटर से मिल जाएगी। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके उसकी फीस जो है वो हम चेक कर लेते हैं। ये सपोज इनका कॉनेस्टोगा का लेटर है और इनकी जो ट्यूशन फीस है वो हमें मिल जाएगी यहाँ से। ओके, इनकी ट्यूशन फीस जो है वो लगभग $20,000 के आसपास है। तो वो हम यहाँ पे, ये रहा $22,500 जितनी जो है वो इनकी ट्यूशन फीस है। तो यहाँ पे हम उस हिसाब से गिनेंगे। सो विल काउंट, सपोज इनकी फीस 22,500 है। आपकी अलग हो सकती है, आपकी 14-15 भी हो सकती है, आपकी कम ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक, 3 साल का कोर्स है तो 3 साल तक, और अगर ये 4 साल का कोर्स है तो आपको 4 साल तक की फीस यहाँ पे दिखानी है। अगर मान लो किसी का 1 ही साल का कोर्स है, ठीक है, अगर उसका 1 ही साल का प्रोग्राम है तो उसको ये ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट पे कर देने हैं। ये सारे लोग पे करेंगे, पहले साल का पूरा जो ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट है वो पूरा पेमेंट हो जाता है, तो इसलिए ये जो पैसा है वो पूरा पे हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर किसी का सेकंड ईयर का कोर्स है, 2 साल का है, तो फिर उसका पहले साल का खर्चा उसने पे कर दिया। अब दूसरे साल का जितना भी एक्सपेंस उसका हो रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली उसका होगा 45,000 के आसपास, वो उसको शो करना पड़ेगा। यानी पहले साल का भर दिया और दूसरे साल का इसको शो करना पड़ेगा। अगर किसी का प्रोग्राम जो है वो 3 साल तक का है तो उसको पहला साल का पैसा भरना है और दूसरे 2 साल का जो पैसा है वो उसको शो करना है। और अगर किसी का 4 साल का कोर्स है तो उसको पहले साल की फीस भरनी है और दूसरे 4 साल का, 3 साल का पैसा जो उसको है वो शो करना पड़ता है कि मेरे पास अवेलेबल है। अब आपकी कंडीशन आप सोच लीजिए, 1 साल का कोर्स है तो खाली भर देना है, दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल का, 1 साल का भर दिया, 1 साल का दिखाना है। 3 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल का भर दिया, 2 साल का दिखाना है। और 4 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल का पैसा भरा और 3 साल का पैसा आपको दिखाना है। तो इस तरह से फंडिंग का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब ये जो भी आपने फंड कैलकुलेट किए, मान लीजिए ज्यादातर लोगों के प्रोग्राम जो है वो 2 साल के ही होते हैं, तो हमें यहाँ पे 45 हमने भर दिए हैं और 45 हमें दिखाने हैं। तो आप आज का कैनेडियन रेट के हिसाब से हम 45,000 जो है, 45,000 कैनेडियन डॉलर इंटू INR करेंगे तो वो लगभग जो है हमारा आएगा 30 लाख के करीब करीब हमें फंड शो करना आता है। तो वो 30 लैक्स के तकरीबन जो है हम फंड्स शो करेंगे। शो, ओके। अब ये फंड शो कैसे किया जाता है, फिगर हमने निकाल दी। अब ये फंड कैसे हम शो करेंगे और फंडिंग के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो ट्यूशन फी रिसिप्ट लगेगी पहले साल की। इसमें आप वेट करिए यूनिवर्सिटी के रिसिप्ट आने की, या फ्लाई वायर या पे माई ट्यूशन की भी रिसिप्ट आप इसमें रख सकते हैं, पर टीटी कॉपी ना रखे। आप वेट कर ले, बहुत अर्जेंट ना हो तो टीटी कॉपी पे फाइल ना लगाए, सिर्फ रिसिप्ट पे ही फाइल लगाए। जीआईसी सर्टिफिकेट, तो जीआईसी आपने भरा होगा, उसका सर्टिफिकेट जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आप टीटी कॉपी ना लगाए, जीआईसी सर्टिफिकेट का वेट करें। जनरली जीआईसी इंडिया में स्टूडेंट या पेरेंट्स के अकाउंट से ही भरा जाता है। फिर बैंक स्टेटमेंट, अगर आपको जैसे आपने भर दिए हैं पहले जीआई, 15 लाख फीस भर दी, 15 लाख जीआईसी भर दिया, अब दूसरे साल के लिए आपको पैसा दिखाना है तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखाना पड़ता है। तो बैंक स्टेटमेंट में अगर आप पैसे दिखा रहे हो, वो 4 से 6 महीने पुराना स्टेटमेंट होना चाहिए। उसमें आप एक एक एंट्री चेक कर ले, जो भी एंट्रीज 2 लाख से ऊपर की है उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि ये पैसे कहाँ से आए, सोर्स ऑफ फंड क्या था।
और कोई भी रैंडम पर्सन से पैसा उधार लिया, इसने मुझे पैसा दे दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो इसमें अपने को एक एक सोर्स जो है वो क्लियर करना पड़ता है कि ये पैसा हमारे पास शेयर से आया है, जमीन बेच के आया है, या फिर किसी के पास से कोई बिजनेस किया है तो उसके करंट अकाउंट से पैसा आया है। ये सोर्स क्लियर होना चाहिए अगर स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं तो। अगर हम फिक्स डिपॉजिट लगा रहे हैं तो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और एफडीज जो है, अगर बहुत ज्यादा हो तो आप बैंक से कॉमन सर्टिफिकेट ले सकते हो। उसमें क्या डिटेल होनी चाहिए? एफडी का नंबर, जिस नाम पे एफडी है उस पर्सन का नाम, एफडी कब ओपन की, कब मैच्योर होने वाली है, और उसमें अमाउंट कितनी है उसकी, वो लिखा हुआ होना चाहिए। एक और सेंटेंस इसमें ऐड करवा लीजिए, दैट दिस एफडी कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि एम्बेसी फोकस करती है कि हमें रेडीली अवेलेबल फंड चाहिए, तो इसलिए अगर एफडीज में ये लिखा होगा कि एफडी कभी भी विड्रॉ हो सकती है, तो वो एक रेडीली अवेलेबल फंड के फॉर्मेट में कंसीडर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप नेशनलाइज, प्राइवेट या एनबीएफसी से आप लोन ले सकते हो, जिसमें आप लोन को डिसबर्स करवा लो। तो लोन का डिसबर्समेंट लेटर और बैंक में पैसा जो आया है वो बैंक स्टेटमेंट, वो आप इसमें रखिए। सिर्फ लोन सेक्शन लेटर ना रखे, डिसबर्स करवाइए। इस पे बहुत अच्छे वीजा निकलते हैं। सैंक्शन लेटर पे कई बार क्वेरीज आती हैं कि आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो प्रायोरिटी ये रखिए कि लोन को जो है पूरा डिसबर्स ही करवाना है। ओके। अदर फंड्स के फॉर्मेट में, अगर आपके पास पीएफ, जीएफ, ईपीएफ है, तो वहां से आप विड्रॉएबल सर्टिफिकेट ले लीजिए कि ये पीएफ जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, इतना परसेंट कर सकते हैं, क्या है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उस हिसाब से एक विड्रॉएबल लेटर ले लीजिए। फिर शेयर्स, म्यूचुअल फंड, पोस्ट की एमआईएस जो है, उसका आप वहां से एनएसडीएल स्टेटमेंट ले सकते हैं। सेविंग अकाउंट में उसको विड्रॉ करके उसका स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है। पोस्ट में अगर पैसा दिखा रहे हो तो एक सेंटेंस ऐड करवा दो, दैट दिस फंड्स कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम। तो ऐसा अगर आप लिखवाते हो तो ये रेडीली अवेलेबल फंड के फॉर्मेट में कंसीडर होता है। फिर हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में एसेट्स रख सकते हैं। जैसे कि आप प्रॉपर्टी में, आपके पास शॉप, होम, लैंड हो, तो उसका गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर से आप वैल्यूएशन सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ्स, प्रॉपर्टी के फोटोग्राफ के साथ का 2 पन्ने का एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आता है कि इतने स्क्वायर फीट का घर है और इसकी इतनी, आज की तारीख में इतनी कीमत है, तो वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। अच्छा, ये अगर आपके पास 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, तो इसकी जो अमाउंट है वो हमें जो फंड दिखाना है उसमें बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होती है। ये हम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास घर है और हम इंडिया वापस आएंगे, तो ये हमारी एसेट है, प्रॉपर्टी है, जिसके लिए हम इंडिया वापस आएंगे, तो ये होम टाइज के लिए दिखाया जाता है। रेडीली अवेलेबल फंड में इसको नहीं गिना जाता है। गोल्ड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी नहीं चलता है, वो मत करवाओ। सीए सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास है, कोई सीए करता है तो ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। ये हो गए हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब जो पर्सन, कौन हमें स्पॉन्सर कर सकता है कनाडा में, और उसका इनकम प्रूफ भी हमें लगाने पड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो हमें स्पॉन्सर कर सकता है, सबसे प्रीफर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट के खुद के अकाउंट में पैसा दिखाओ या पेरेंट्स के। सेकेंडरी स्पॉन्सर में आप सिबलिंग्स या ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी को ले सकते हो। थर्ड पार्टी, अगर किसी का ऐसा है कि पेरेंट्स की डेथ हो गई है या कोई एक पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में अंकल और आंटी का भी बैलेंस आप दिखा सकते हो। एडिशनल स्पॉन्सर में आप स्पाउस या इन लॉज का भी बैलेंस दिखा सकते हो। जो भी पर्सन आपको स्पॉन्सर करे उनको आपको एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट देना पड़ेगा कि आपका और उनका रिलेशन क्या है और वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, तो ये आपको लगाना पड़ता है। और मैरिड केस में मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ओके। अब इनकम प्रूफ में क्या चलता है? तो सपोज आपके स्पॉन्सर है आपके फादर, और फादर का बिजनेस है, तो बिजनेस का लाइसेंस लगाए, जीएसटी सर्टिफिकेट लगाए, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, करंट अकाउंट का स्टेटमेंट है, बिजनेस कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है, जैसे फादर जॉब कर रहे हैं, तो उनका ऑफर लेटर है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, सैलरी स्लिप्स है, बैंक के स्टेटमेंट है जहाँ पे सैलरी क्रेडिट एवरी मंथ होती है, तो वो स्टेटमेंट लगा सकते हो। फॉर्म 16 ले सकते हो, एम्प्लॉय आईडी ले सकते हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो एग्रीकल्चर में है, तो उसमें 7 बार के उतारे आते हैं, 8 इंग्लिश में
सर्टिफिकेट्स ये सारे करवाने पड़ते हैं। इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है मामलतदार से इंग्लिश में, और आईटीआर अगर उन्होंने भरे हो तो वो भी लगा सकते हैं। अगर उनकी इनकम के सोर्स में एग्रीकल्चर बिल्स वो रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ओके, अगर किसी के पेरेंट्स ऐसा है कि वो जो दुबई, सऊदी या कोई और जगह पे नौकरी कर रहे हैं, तो अगर एनआरई इनकम है, तो उस केस में आप बैंक स्टेटमेंट या फिर जॉब के ऑफर लेटर जो है लगा सकते हैं। अगर किसी का ऐसा है कि मैंने रेंटल इनकम मुझे आती है, मेरी ज़मीन है, मैंने किसी को शॉप दी है, हमारा घर है जिसपे से रेंट की इनकम आती है, ज़मीन जो है किसी को कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी काम के लिए दिया हुआ है, तो उसमें रेंट एग्रीमेंट और बैंक स्टेटमेंट जिसमें एवरी मंथ रेंट आता हो, वो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं तो फ्रीलांसर हूँ, तो उस केस में आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, या सपोज आप फ्रीलांसर हो तो आप जिसके लिए काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहां से आपको अगर इनकम आती है तो उसका एक लेटर हेड पे लिखा हुआ कि हम इसकी ये सर्विस ले रहे हैं, जिसके बदले हम इसको इतना पैसा देते हैं, ये हमारा एग्रीमेंट है। तो इस तरीके का जो भी है वो आप यहाँ पे लेटर लगा सकते हो। तो ये हमने बात कर ली फाइनेंस के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन स्पॉन्सर कर सकता है और स्पॉन्सर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की। तो कनाडा में अगर आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है तो इसमें आप अपनी 10th की, 12th की, डिप्लोमा, बैचलर या मास्टर्स की मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आप अपनी सारी मार्कशीट देख लें, अगर इसमें कहीं पे एफ यानी फेल ग्रेड है, बहुत ज्यादा डी या ई ग्रेड है, तो उस केस में आप हमें रीजंस दीजिए कि क्या रीजन की वजह से आपके कम स्कोर आए हैं। जैसे कि मेडिकल रीजन था, बीमार हुए थे, कोई एग्जाम स्किप्स हो गई है, ऐसा कुछ है तो उसको रीजन दीजिए। अदरवाइज बहुत लो ग्रेड्स होंगे तो एम्बेसी उसको पुअर एकेडमिक कह के जो है रिजेक्शन देती है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि इसका हम एटलीस्ट एक्सप्लेन करें कि ग्रेड्स क्या है या बहुत कम है तो उसके क्या रीजंस हैं। ओके, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की हम बात करें तो कनाडा में आईएलटीएस, पीटी और टॉफल 3 ही कोर्स चलते हैं, और इनके स्कोर की वैलिडिटी 2 साल तक की होती है, और ये एकेडमिक वर्जन होना चाहिए, वो आपको चेक करना है। स्कोर कितना होना चाहिए, तो आईएलटीएस में कंपलसरी हर मॉड्यूल में 6 बैंड चाहिए, पीटी हो तो हर मॉड्यूल में 60 स्कोर चाहिए, और अगर टॉफल है तो 83 नो लेस देन 20 चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई पीटी वाला स्टूडेंट है तो उसको अपना आईडी और पासवर्ड भी साथ लेकर के आना है, क्योंकि पीटी में पियर्सन की वेबसाइट से आईआरसीसी दिल्ली को ऑफिशियल स्कोर रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, सेंटर बेस्ड टेस्ट ही चलते हैं, कोई भी टेस्ट जो होम बेस्ड हो या वन मॉड्यूल रीटेक वाले टेस्ट हो वो आईआरसीसी एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके, अब इसमें वीजा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो सपोज आपका जो कोर्स है वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड या फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका कोर्स एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोर्सेरा करके वेबसाइट है, वहां पे से आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, आप जॉब दिखा सकते हैं, आप ऐसे इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट इस कोर्स में कैसे डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने करा है, पढ़ाई करी है आपने 12th कॉमर्स की, और आप सोशल वर्क में जा रहे हो, तो आप उसी के रिलेटेड कुछ कोर्सेज जो है कोर्सेरा से कर सकते हो, या एनजीओज में आप काम कर सकते हो, वहां से सर्टिफिकेट ले सकते हो और दिखा सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई करी है बीएससी फिजिक्स की, और आपका इंटरेस्ट है एआई में, तो कैसे फिजिक्स से एआई रिलेटेड है या एआई रिलेटेड मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करे हैं, मैंने काम करा हुआ है, तो वो सारी चीजें आप रख सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है बीकॉम में पर आपको बेकरी का कोर्स करना है, तो आपका कोई इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ पे आप रखते हो अपनी बेकरी आइटम्स की फोटोज, या आपको शौक है सीखने का, आपने इस पे कुछ काम किया है, आपका एक पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो वो आप अपना इंस्टाग्राम का पेज है वो शेयर कर सकते हो, आपकी कोई यूट्यूब की चैनल है वो शेयर कर सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो रिलेटेड।
इन शॉर्ट आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट इस कोर्स में कैसे डेवलप हुआ, तभी और तभी जब आपकी पढ़ाई अलग है और कोर्स अलग है तब। अगर आपका कोर्स और पढ़ाई सेम है तो आपको ये सब साबित करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल प्रोग्रेशन की। तो कनाडा के अंदर अगर आपने बैचलर किया है तो आप पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स करें, उसके नीचे का कोर्स ना ले, यानी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ऐसे कोर्सेस आप ना ले। इन केस अगर आप ले रहे हैं कि आपके पास सपोज ऐसी सिचुएशन है कि आपको मास्टर या पीजी में एडमिशन जो कोर्स में चाहिए वो नहीं मिल रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा लेवल पे है, तो फिर आपको वर्टिकल प्रोग्रेशन साबित करना पड़ता है। यानी कि मैं नीचे के लेवल का कोर्स ले रहा हूं पर उसमें क्या मुझे नया सीखने को मिल रहा है और मेरा वर्टिकल प्रोग्रेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो वो अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। अगर कोई स्टूडेंट के पास वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप है तो वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, अगर जॉब कंप्लीट हो गई है तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर जॉब कंटिन्यू है तो ऑफर लेटर और लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप्स या लास्ट 6 मंथ्स के स्टेटमेंट जिसमें सैलरी जमा होती है वो इसमें लगा सकते हैं। इसमें एक और वार्निंग, जो भी कंपनी का एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, एम्बेसी हो सकता है वो कंपनी की वेबसाइट खोल के देखे और मैच करे कि ऑफर लेटर में जो साइट है उसी साइट यहाँ पे लिखी है कि नहीं, या फिर रैंडमली भी किसी को फोन करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन हो सकता है, उस केस में आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो वो एटलीस्ट प्रॉपर है। ओके, तो ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको समझा दिए जो आपको कनाडा वीजा फाइल के लिए जरूरी है। अब हमें किस सीक्वेंस में पूरी फाइल अरेंज करनी है। तो सबसे पहले आपका मेन फॉर्म आएगा, फिर आपका सेकंड नंबर पे कोऑप का लेटर आएगा, फिर अगर आपके कोर्स में कोऑप है तो, नहीं है तो ये ब्लैंक होगा। पैल लेटर आएगा या पैल एग्जम्पशन लेटर आएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा जो अनकंडीशनल लेटर है वो, पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट पेज ऑल स्टैम्प पेजेस, फिर फाइनेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स 6 नंबर के फाइल में सारे एक में आ जाएंगे एक पीडीएफ के अंदर। फोटोग्राफ्स आएगी, मेडिकल आएगा, 9 नंबर पे फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म होगा, 10 नंबर पे टीआरवी का फॉर्म होगा, और लास्ट क्लाइंट इंफॉर्मेशन में आपको बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं जिसमें आईएल्स, एकेडमिक, एसओपी, वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसको 11 नंबर के फाइल में लगा सकते हो। अब हम यहाँ पे ये फाइल एक चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे फॉर्म्स जो है उसकी जगह पे अपने सबसे पहले जैसे इनका कोऑप का प्रोग्राम है तो इनका एक कोऑप लेटर है जो इनको कॉलेज की तरफ से मिला है, तो वो हम लगा सकते हैं। कई बार कोऑप लेटर ना हो तो फिर कॉलेज के ऑफर लेटर पे ही ये मेंशन किया होता है तो वो भी लगा सकते हैं। कॉलेज का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो हमने यहाँ पे लगाया है। इसके अलावा पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट पेज है। इसके बाद पैल लेटर जो कॉलेज से दिया है वो यहाँ लगाया है। फिर फाइनेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये फंडिंग प्लान बनता है, पहले साल का फीस कितना है, दूसरे साल का कितना है, क्या फंड्स के सोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, तो ये पूरा इस तरह से फंडिंग प्लान बनता है जिसमें हमने कॉलेज की ट्यूशन रिसिप्ट आई है वो लगाई है, जीआईसी का सर्टिफिकेट लगाते हैं, बैंक के जो सैंक्शन लेटर्स है या डिसबर्समेंट लेटर है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये फाइल बनती है। फोटोग्राफ है यहाँ पे लगाया हुआ, मेडिकल जो है वो यहाँ पे हम इन्होंने लगाया है। इसके अलावा क्लाइंट इंफॉर्मेशन जो है इसमें चेकलिस्ट लगती है, फिर उसके बाद आपका एसओपी जो है वो लगता है, फिर उसके बाद आपके जो है सारे डॉक्यूमेंटेशन है, कोर्स कंप्लीशन, डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सारी चीजें जो है लगती हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगेन आई वुड सजेस्ट ऐसी भी फोटो नहीं चलेगी, आप प्रॉपर स्कैन करके फोटो लेकर के आए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 10th की 12th की मार्कशीट्स है, पीटी का स्कोर इनका है, जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे लगानी है। फिर ये जो है हमारा वीजा का फॉर्म है, तो ये मेन फॉर्म आपको यहाँ से दिया जाएगा, ये नंबर 1 फॉर्म है जो हम फाइल में लगाते हैं। तो इसमें अगर आपका प्रीवियस कोई बायोमेट्रिक हुआ है तो यहाँ पे यूसीआई नंबर लिखे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दे, इंग्लिश लिखे, अपना एज पर पासपोर्ट नाम लिखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ,
आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सब कुछ एज पर पासपोर्ट लिखना है। ये फॉर्म के सैंपल्स आपको दिए जाएंगे, उस अनुसार अपना ये फॉर्म आप जो है फिलअप कर सकते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपका कोई प्रीवियस रिजेक्शन है तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में एक चीज पूछी जाती है कि आपका कोई भी कंट्री में या कनाडा के अंदर प्रीवियस एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल है, तो यहाँ पे आपको यस करके मेंशन करना है। अगर अप्रूवल है तो भी करना है। प्रीवियसली अप्लाई किया था वीजा के या फिर प्रीवियसली डिनाई हुआ था आपका वीजा, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अपने को ट्रू देनी है, कोई भी चीजें छुपानी नहीं है। यूएस में भी अगर आपका कोई रिजेक्शन है विजिटर का, स्टूडेंट का, तो ये सेक्शन पे आप ध्यान रखिए कि खास करके इस पे आपको ये चीजें लिखनी है कि आपने जो है आपका ये प्रीवियस रिफ्यूजल है। ओके, फिर उसके बाद जो है फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है, टीआरबी फॉर्म होता है, ये सारे फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे। तो ये जो है आपके फॉर्म्स हैं, ब्लैंक फॉर्म है जिसमें आपको फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है जिसमें आपको आपके पेरेंट्स की, आपके चिल्ड्रन की, आपके सिबलिंग्स की डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। ये आपका मेन फॉर्म जो मैंने बताया आपको, ये वो है। और एक आपका टीआरबी फॉर्म है जिसमें आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आप यहाँ पे आपको लिखनी है। ये तीन फॉर्म्स जो है वो आपको भरने हैं। और आगे अब हम लिस्ट में बढ़ते हैं। आपकी ये पूरी फाइल जो है इस सीक्वेंस में 11 की सीक्वेंस में रेडी हो जाए इस तरीके से, फिर क्या करना है, तो फिर आपकी जो है वो पूरी फाइल हम चेक करेंगे। उसके बाद आपकी फाइल आपको लास्ट चेकिंग के लिए देंगे। आपको लास्ट चेक कर लेना है, कुछ भी करेक्शंस हो तो बताना है, सारी चीजें ध्यान से देखनी है। फिर उसके बाद आपको अपनी फाइल जो है वो आपकी ऑनलाइन अपलोड होगी जीसी की क्रिएट करके। तो वो आप रूबरू यहाँ पे आके भी देख सकते हैं या लाइव आपके साथ स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखाया जाएगा। अगर उससे पहले कोई भी चेंजेस हो तो आप करवा लीजिए, सबमिशन के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको ईमेल पे कंफर्मेशन आएगा। और ईमेल पे आपने कंफर्मेशन दे दिया कि मेरी फाइल अब अपलोड कर दीजिए, तब आपकी फाइल अपलोड होगी। अपलोड करने के बाद आपको वीजा की फीस भरनी है। तो वीजा का जो फीस है वो, अगर जो पहली बार फाइल लगा रहे हैं उनको वीजा की फी $150 और बायोमेट्रिक की 85, टोटल 235 लगानी है। जो सेकंड टाइम वीजा फाइल लगा रहे हैं, जिन्होंने पहले बायोमेट्रिक हो गया है, तो फिर आपकी जो फीस है वो $150 है। पेमेंट की मेथड क्या है, तो आपको वीजा की फी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करनी है। किसी का भी कार्ड से आप पे कर सकते हैं। कार्ड का रूल ये है कि वीजा या मास्टर कार्ड ही होना चाहिए, रुपे कार्ड नहीं चलता है। कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होना चाहिए। तो ये आपको तैयारी रखनी है वीजा फी भरने की। आपने फाइल के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, वीजा की फी भर दी, फिर आपका हो गया सबमिशन। अब आपका वीजा का टर्न अराउंड टाइम क्या है और वीजा के बाद की प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीजा के बाद का क्या प्रोसेस है। तो आपकी फाइल सबमिट होने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आएगा, जिसे BILB कहा जाता है। तो आपको रेगुलरली अपने ईमेल चेक करने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम यूजर है उन्हीं के लिए है। फिर उसके बाद जो है आपको अपनी अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक की बुक करनी है VFS पे। ये आप ऑनलाइन साइट से भी बुक कर सकते हैं या फिर फोन नंबर से भी आप बुक कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कॉल करके भी बायोमेट्रिक अपना बुक कर सकते हैं। इसमें फोन पे आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए और बायोमेट्रिक के सेकंड पेज पे जो डिटेल दी है वो आपको फोन पे देनी है और अपना ईमेल एड्रेस देना है। आपको ईमेल पे एक लिंक आ जाएगी, उस लिंक को ओपन करके बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर अपलोड करना है। उसके बाद आपको VFS 3 डेट्स देगी, वो तीन में से कोई भी एक डेट आपको सिलेक्ट करनी है और आपका फॉर्म सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे उसके बाद आपको ईमेल में एक बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, VFS अहमदाबाद जाना है बायोमेट्रिक कराने के लिए। जब आप VFS में बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो आपको 4 डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और कंसेंट फॉर्म। ओके, कंसेंट फॉर्म कहाँ है, ये रहा आपका कंसेंट फॉर्म। ये आपको दिया जाएगा, ये आपको VFS में साथ में लेकर के जाना है। ओके,
अब हम बात करते हैं हमारे लिस्ट पे अगेन। फिर आपका वहां पे जो है बायोमेट्रिक हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो भी आपका जीसी की पोर्टल है, वो अकाउंट में पासवर्ड अगर आपने 3 बार रॉन्ग डाल दिया तो वो लॉक हो जाएगा, जिसे रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा अटेम्प्ट कभी ना करें। गलती से भी अपना जीसी की पोर्टल में कोई और टैब में एंटर ना कर दे या गलत पासवर्ड ना डाले। ओके, वीजा आने में कितना समय लगता है? तो वीजा आने में जनरली 1 महीना लगता है, पर कई बार वीजा जल्दी भी आ जाते हैं और कई बार लेट भी आते हैं। लेट आने का क्या रीजन है? तो एम्बेसी आपके कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वेरीफाई कर रही हैं, जिसके ऊपर अभी तक उनको वेरिफिकेशन का आंसर नहीं मिला है और वो वेट कर रहे हैं, इसलिए आपका डिसीजन पेंडिंग रहता है। जनरली ये क्या डॉक्यूमेंट है, कहाँ से वेरिफिकेशन नहीं आया है, वो नहीं पता चलता, वो ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इस केस में आप वेट कर सकते हो या एम्बेसी को ईमेल या वेब फॉर्म भर के कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फाइल लगाने की डेडलाइंस क्या होनी चाहिए और कितने टाइम में वीजा आते हैं? तो एम्बेसी की कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, उन्होंने वेबसाइट पे नहीं लिखी है, पर जनरली कॉलेज स्टार्ट होने के 1.5 या 2 महीने पहले आप फाइल लगाओ, जिसमें 1 महीना आपका वीजा आने में लगता है और 7 से 15 दिन आपको पासपोर्ट स्टैम्प करके घर आने में लगते हैं। उस केस में अगर आप जनवरी इनटेक जाना चाहते हो तो आपको अपना फाइल नवंबर 1 तक रख देना चाहिए। मई के अंदर जाना चाहते हो 1 मार्च तक अपना फाइल लगा दे, सितंबर में जाना चाहते हो तो जुलाई 1 तक अपना फाइल लगा दे। ये आप एक टर्न अराउंड टाइम को फॉलो करके चले। ओके, वीजा का टर्न अराउंड टाइम जो है वो सिचुएशन, रश, एम्बेसी की पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। करंट ट्रेंड के हिसाब से हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके आगे पीछे जिन लोगों की फाइल लगी है उनको वीजा आने में कितना समय लगा है, तो वो एक आपको टाइमलाइन पता चल सकती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट वीजा। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स, एक सैंपल फाइल, क्या फॉर्म्स है, वो सारी चीजें मैंने आपको दे दी है, तो उस हिसाब से आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ओके, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपका अ, अ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे अगर आपका आप इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आप कैसे अपनी फाइल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो।